हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक आज लेकर आया हूं घटना चक्र पुरावलोकन जो भारतीय इतिहास की है। और भारतीय इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा प्राचीन भारतीय इतिहास। जो प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारा जो पहला टॉपिक होगा हमारा पाषाण काल। अब पाषाण काल में कितने प्रश्न हैं अभी तक पूछे गए हैं, लोक सेवा आयोग ने पूछा है और किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो सबके लिए हमारा बेनिफिट होगा। और हम आज पहला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं पाषाण काल, और पाषाण काल में कितने प्रश्न हैं ये हम देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न इसमें है, रॉबर्ट पुरुषफुट थे एक कौन थे? नंबर ए भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावन वनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। इसमें दो आंसर माना हुआ है, भूगर्भ वैज्ञानिक भी माना गया है, पुरातत्वविद भी माना गया है। तो इसे हम दोनों ऑप्शन यहाँ सही माना गया तो हम दोनों सही कर देंगे। इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है, जो बताया गया है, इसको हम देखते हैं। सन साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, किसके? सन साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट पुरुषफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। किसके अनुसार थे ये आपने देखा, इसके बारे में जान के रखिएगा क्योंकि किसके अनुसार पूछ लगता है। किसके अनुसार रॉबर्ट पुरुषफुट को भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद कहा गया है, तो हम साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध। रॉबर्ट पुरुषफुट 1863 में भारत में पाषाण कालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों होगा। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 2 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। थॉमसन के बारे में आगे क्या कहा गया है? डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काल और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गनेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तो हम 2-3 चीजें इसमें जानेंगे कि डेनमार्क कोपेनहेगन संग्रहालय 1818 और 1820 में एक आयोग रिपोर्ट आई और इसमें आधार पाषाण काल और लौह की त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गनेसन थॉमसन ने किया। किसने किया? जर्गनेसन थॉमसन। थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। तीसरे पे चलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में बताया है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण की बात कर रहा है। अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा ये आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो बागोर और आदमगढ़ ये दो पूछता है कि आदमगढ़ कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश और बागोर हमारा राजस्थान में है। तो हम आगे तीसरा प्रश्न भी हम कर चुके हैं। चौथे प्रश्न पर हम चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। चौथे पर चलते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कहाँ है? तो आदमगढ़ तो अभी आपने देखा, पीछे वाले सवाल में प्रश्न में था आदमगढ़। आदमगढ़ है, कहाँ है? एमपी में है। एक और जगह मिला था बागोर। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये हम जान के चलेंगे। थोड़ा हम इसे पतला कर देते हैं। ठीक है, तो हम समझ में आ गया, हमारा ये उत्तर हो जाएगा सी। अब प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसमें भी 2 ऑप्शन दिया गया है जो सही माना है, सी और डी को, मैदहा से और सराय नाहर राय से। अब देखिए क्यों सही माना है, हम आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं।
मध्य पाषाण कालीन मैदान उत्तर प्रदेश के मध्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। मैदान कहाँ है? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में। से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मैदान में 3 क्षेत्र के उत्खनन करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। किस क्षेत्र में? झील, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान में बटा था। किसने बोला? जी.आर. शर्मा ने मैदान को बोला था। 3 क्षेत्रों में उल्लेख करते हैं। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो मैदान कहाँ है? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो इसमें आगे हमने देखा मैदान जो यूपी में था और सरायनार भी यूपी में था। तो हम ये दोनों सवाल हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। हमें पूछा यूपी आरओ और एआरओ मेंस में। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा उत्तर इसका हो जाएगा सी में हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या बोला गया है? मध्य पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा था, यानी पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है। तो ये हमारा पूर्व हो जाता है, ये हमारा पश्चिम हो जाता है। और पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा तो पहले हो जाएगा मैदान। मैदान की मतलब हो जाता है जो हम पीछे पढ़े थे। फिर इसके बाद हमारा पहला हो जाता है, फिर दूसरे पाता है हमारा लेखैया, लेखैया। फिर तीसरा हो जाता है हमारा पैसरा और चौथा हमारा हो जाता है वीरभानपुर। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये हमारा यूपी में, ये हमारा वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। तो हमारा इस मैदान लेखैया, पैसरा और वीरभानपुर। तो आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा खत्म हुआ। फिर इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है देखते हैं क्या दिया गया है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल मैदान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार और वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। तो आप पैसरा को बिहार कर दीजिए, लेखैया भी यूपी में है और ये भी यूपी में है, ठीक है। और ये हमारा पश्चिम बंगाल हमने जैसे कि बताया ही था। फिर हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दमदमा। दमदमा से मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर मैदान और दमदमा का उत्खनन हुआ है। तो 3 उत्तर प्रदेश में सराय नाहर, मैदान और दमदमा की बात कर रहा है। 3 कंकाल के पद यहाँ उत्तर प्रदेश में यूपी में ही मिले हैं। ये भी हमारा यूपी में है, ये भी हमारा यूपी में है। लेकिन 3 मानव के कंकाल मिले हैं कहाँ? मैदान से मिले हैं, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ के चलता है। अब इसमें दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। कितने? 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है। एक समाधान 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों से एक एक कंकाल मिले हैं। टोटल समाधान मिला है 41। ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ से हुई थी? नवपाषाण काल में। इसका एक्सप्लेन जो दिया गया है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम 10वां प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मिलता है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी। और इसके बारे में एक्सप्लेन जो दिया गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विकविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया है। इसे हम एक नोट्स के जरिए लिख भी सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, नर्मदा घाटी कहाँ से मिला? एमपी में है, एमपी में है, ठीक है, हथनौर में।
तो ये चीज हमें थोड़ी सी हाईलाइट करके लिखेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। नोट्स बना सकते हैं इसको। नर्मदा घाटी के बारे में बता दीजिए। हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश, और इसके खोजकर्ता अरुण सोनकिया 1982 में की थी। तो इतना जानना जाने सबसे पहले मानव को साक्ष्य मिला था, तो हमें जाना। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? नर्मदा घाटी से। अभी जब पूछा मध्य प्रदेश में, तो आपको पता है हथनौरा में है। तो और सबसे मुख्य बात, इसके खोज किसने किया था? अरुण सोनकिया ने किया था 1982 में। अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया 1982। खोजकर्ता यहाँ लिख देते हैं, खोजकर्ता, तो हमें ये सही रहेगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सबको पता होना चाहिए, जौ था। जौ में अब इसके बारे में एक्सप्लेन जो दिया गया है, इसको हम देखते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया। देखिए, पूछता है कितने आधुनिक जो मानव था वो कितने खाद्यान्न के बारे में जानता था? तो मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों के उपयोग के बारे में जानता था। जो जौ था, गेहूं था, चावल था, मक्का था, बाजरा था, सोरघम, ये ध्यान रखिए, सोरघम, राई, जई। तो जई भी हमारा जो था मुख्य रूप में आता था। इसके बारे में एक नोट्स बना के आप लिखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा रिवीजन करने में। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के पास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं उगाया जाने लगा। यानी पहला जौ था और दूसरा गेहूं था। इसके बारे में हमने देखा। तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। 13वें प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए? लौरादेव से। लौरादेव से हुए हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 13 का 20 सही हो जाएगा। इसके बारे में एक्सप्लेन क्या किया गया है? नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरादेव में हुआ है। यानी एक बात हमने समझा कि लौरादेव कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। एक चीज हमने देखा है। और सर्व नवीनतम जो खोज किया गया है कृषि के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ देखना है प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ? मेहरगढ़, और जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लौरादेव रहता है तो उपरोक्त विकल्प वही होगा, परंतु लौरादेव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ हुए हैं? मेहरगढ़ में। समझ में आया? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगर लौरादेव होता तो हमारा लौरादेव सही होता। पहला प्रायिकता क्या? लौरादेव, लौरादेव। इसके बाद हमारा क्या? मेहरगढ़ सेकंड पे रहता है। ठीक है। ये पाकिस्तान में हमारा, जानते ही हैं। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 15। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से। तो आपको पता है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। आपको अभी पता है लौरादेव होता तो हमारा पहला प्रायिकता बनता लौरादेव को ऑप्शन सही करने का। तो हमारा ये 15 प्रश्न सही हुआ, यहाँ तक कर दिए।
अब 16वें नंबर पे चलते हैं, जो 16वां नंबर नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से पूरे? मेहरगढ़ से। देखिए कितनी बार ये मेहरगढ़ आया हुआ है, तो ये भी हमारा कहाँ है? पाकिस्तान में। हम बार बार लिखते जा रहे हैं कि आपको ये पता चल जाए कि पाकिस्तान में हमारा मेहरगढ़ है। भारत, अब 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से। पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से, जो हमारा पाकिस्तान में है। 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है? इस पर अब देखिए स्टेटमेंट के जरिए दिया गया है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ का और धान है, ये भी सही है। हमारा दोनों सही हो जाएगा। ए और बी आरओ में पूछा गया है, 2021 में लेटेस्ट सवाल है, तो हमें ये ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में। ठीक है, तो इसके बारे में दिया क्या है एक्सप्लेन में? उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा। विधानत्व है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डी हवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है, अतः एक सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ और धान के साक्ष्य महगढ़ा और धान के साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जौ कहाँ? महगढ़ा से, और धान के साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। तो हमारा ये सवाल प्रश्न क्या था? 18 नंबर था। आगे चलते 19 नंबर प्रश्न पे। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। वो कहाँ? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कितनी बार सवाल प्रश्न आ गया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। कालीबंगा, धौलावीरा आगे पढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ में मिले हैं। जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं और सहस्त्रवीं सदी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मुहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। विकल्प डी हमारा ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर। बागोर आपको देखा गया तो कहाँ है? राजस्थान में है। तो इससे हम रिवीजन भी करते रहेंगे। राजस्थान में है। लेखैया नहीं बताएंगे, आगे और भी आएगा तो पढ़ाएंगे। अभी यहीं पे एक्सप्लेन करने लगेंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा और कम समय में ज़्यादा देना चाहते हैं आपको। तो बागोर हमारा राजस्थान में है। इसका एक्सप्लेन मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। तो दो जगह से मध्य प्रदेश में पता है, नर्मदापुर, आदमगढ़। ठीक है, तो दो चीजें हमें इसमें जाननी है, मध्य प्रदेश आदमगढ़ और राजस्थान बागोर। ठीक, अब प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। किसको चाल को कोलोथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को। तो हमें ताम्र पाषाण काल चाल कोलोथिक कहते हैं। इसको कहा जाता है कैल्कोलिथिक भी युग भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम जानकारी रखेंगे, बीपीएससी में पूछा गया है। तो 22 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आहड़ सभ्यता। देखिए एक अब सभ्यता के सवाल आने लगे हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता नंबर 1 स्टेटमेंट में दिया गया, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। दूसरे में दिया गया है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। परिचित थे, ये परिचित थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। धातु का काम आहड़ वासियों के अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये बिल्कुल सही है।
धातु का जो काम था वो आड़वासियों का अर्थव्यवस्था के एक साधन था। बिल्कुल सही, एकदम राइट। अब चौथे स्टेटमेंट पे, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर समानता सफेद रंग की ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई है। ये भी सही है। अब यहाँ थोड़ा एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है, सफेद रंग की, जबकि हर जगह लाल रंग की बात करता है, लेकिन यहाँ सफेद रंग की बात किया है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। काले रंग के मृदभांड मिले हैं, ठीक है, और उस पर जो जानती आकृतियां हुई है सफेद रंग की हुई है, इसलिए हमारा ये उत्तर 1 और 3 और 4 सही होता है। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। आगे चलते इसके बारे में जो एक्सप्लेन दिया गया, क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषि और पशुपालक थे। आहार संस्कृति के लोग मूलतः जो थे कृषक और पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। तीनों अनाज से परिचित थे। गेहूं, जौ और चावल तीनों से परिचित थे। आहार एक अन्य नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को उगलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहार वासियों का अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख साधन था। वहां आपने देखा स्टेटमेंट में सही था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर समानता सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो समानता से सफेद रंग नहीं दिखता है कभी कभी, तो यहाँ पे सफेद रंग की बात किया है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा 22 नंबर जो प्रश्न था वो भी हम देख चुके। अब 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा मेहरगढ़ सही हो जाएगा इसका उत्तर। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमारा 23 नंबर भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम 24 पे चलते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? अब उत्खननकर्ता की बात करता है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने किया। और हमारा उत्तर इसका हो जाएगा सी। नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। का उत्खनन डेक्कन कॉलेज के पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह तलिश महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खननित ताम्र पाषाणिक स्थल है, सबसे विस्तृत महाद्वीप का, जिनकी स्थिति लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। तो प्रश्न नंबर हमारा 24 खत्म होता है। प्रश्न नंबर हम 25 पे चलते हैं। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तभी हमने देखा मध्य प्रदेश में नौदा टोली स्थित है। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है, मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। ये इसका हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में देखते हैं क्या एक्सप्लेन किया गया है। नवपाषाणी गिन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों को दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। विभिन्न प्रकार की समाधियों को दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। तो हमें ये दो नामों से जाना जाता है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनकी विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदाराय या मेहिर। तो ये हमें इसकी अलग अलग नाम हैं। तो ये हमारा 26 नंबर प्रश्न देखे। अब हम आते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आप ये जानते हैं राख का टीला, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा संगनकल्लू से। और संगनकल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण
कालीन पुरास्थल है राख के टीले से प्राप्त हुए। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में। इसे हमें ध्यान रखना, कभी कभी स्टेटिक बना के वन लाइन में पूछ सकता है संगनकल्लू कहाँ स्थित है, तो हम कर्नाटक में बोलेंगे राख का टीला संगनकल्लू, संगनकल्लू कर्नाटक। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन ए होगा सही। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है। इसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। 500 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो 28 नंबर ये हमारा हो गया। और 29 पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तभी हमने पीछे देखा भीमबेटका, तो भीमबेटका हमारा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका 30 नंबर प्रश्न, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? ये हमारा अब्दुलगंज रायसेन पर स्थित है। आगे देखते हैं 31 नंबर पर, भारत में किस शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो हमारा कहाँ हुआ है? भीमबेटका में। ठीक है, बी नंबर हमारा प्रश्न इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातात्विकता से पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ये हुआ बी.एस. वाकड़कर ने। इसका आंसर हो जाएगा सी, बी.एस. वाकड़कर ने। इसका एक्सप्लेन जो दिया गया भीमबेटका गुफा के बारे में, मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में बी.एस. वाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1957 में। 1957 में यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। ये विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित हो गया है। ठीक है, भीमबेटका। अब प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था? ये खोजा था डॉक्टर विष्णुधर वाकड़ ने। ठीक है, भीमबेटका का एक्सप्लेन में क्या दिया गया है? भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है। इसका निकटतम उत्तर सी होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। गैरिक मृदभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 34 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेन जो दिया गया है, गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के कारण गैरिक मृदभांड ओसीपी कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 और 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बी लाल के निर्देशन में हुआ था। किसने खुदाई किया था? बी लाल ने। ठीक है, बी लाल। तो ये हमें थोड़ा सा जानकारी रखनी होगी। तो हम ये चलते हैं 34 नंबर प्रश्न खत्म होता है, तो हम आते हैं 35 पे, जिसमें दिया गया ताम्रपाषाण काल के महाराष्ट्र के लोग मृतक को घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये हमें ध्यान, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाए जाते थे ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन क्या किया गया है? महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरबे संस्कृति के निवास दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती हैं। तो महाराष्ट्र में दहमाबाद है, चंदौली है, इनामपुर है, इनाम गांव है और निवासा। ये सब जानकारी रखनी है, यहीं से आप स्टेटी बना सकते हैं। तो हम आते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं?
ये हुए हैं बुर्जहोम में, जो कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से 9 पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ के प्रमुख विशेषता हैं। तो हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? ये हुआ बुर्जहोम, जो कि आपको पहले पढ़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 38 पर चलते हैं। गर्तावास, देखिए साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम में। ये कितनी बार सवाल पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। अभी देखिए आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया गया 39 में दिया गया है, गर्त 39 में दिया गया है बुर्जहोम निम्नलिखित उद्गमों में विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थान ख्याति का कारण। बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर। तो हम देखते हैं बुर्जहोम का क्या मिलान है, कौन सा मतलब इसमें क्या निम्नलिखित उद्गमों कौन सा सही सुमिलित है। सही सुमिलित की बात किया है, तो बुर्जहोम तो यहाँ सही सुमिलित नहीं है, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कला, ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे, यानी 2 और 3। इसका ऑप्शन में आ जाएगा डी। ठीक है, ये आईएएस में पूछा गया, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं, एक्सप्लेन क्या किया गया है। बुर्जहोम नामक नौपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल में गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। चंद्रकेतु पश्चिम बंगाल में विद्याधरी नदी के तट पर। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्काल लीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। अब देखिए गणेश्वर कहाँ है, राजस्थान में है, ये ध्यान रखना है। पुरास्थल खोज राजस्थान के विश्वविद्यालय पुरातात्विक तत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र वालाग्र मछली पकड़ने का कांटा, ये ध्यान रखने का, कहाँ मिला है, दोहरी पेचदार पकड़ने का कांटा, विभिन्न प्रकार के मेदभांड प्राप्त हुए हैं। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 39वां था। अब हम 40वें पाते हैं। प्रश्न नंबर, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं, लखैया से। अब इसके बारे में एक्सप्लेन जो दिया गया है, डॉक्टर JN पांडे के पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों का अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यानी JN के अनुसार 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लखैया में कुल 27 मानव कंकाल अवस्थित मिले हैं। तो JN पांडे के अनुसार 17 और जॉन आर लुकास के अनुसार लखैया में 27 मानव के कंकाल मिले हुए हैं, तो हमें ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन क्या है, ए में विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने न्यूनतम भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया है। तो प्रव्रजन का मतलब क्या होता है, स्थान को चेंज करना। ठीक है, स्थान को चेंज करने की बात कर रहा है, ते हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रव्रजन किया हुआ है। कारण आर जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। एक कारण इसमें दोनों सही है, और ये वाला जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता, विंध्य क्षेत्र की पाषाण युगीन लोगों को न्यूनतम भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया गया। जलवायु परिवर्तन काल में शुष्कता का चरण भी था, ये तो सही है, तो हमारा ये वाला सही होगा। अब हम चलेंगे 42 नंबर प्रश्न पर। इसके बारे में देखिए स्पेलिंग क्या। जी आर शर्मा ने सराय नहर राय की खुदाई के बाद यह अवधारणा की न्यूनतम भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों
ने गंगा घाटी क्षेत्रीय प्रवास किया था। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों एवं मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ये संस्कृत है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न नंबर 43, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 44 पर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में। तो इसके बारे में, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वयं शासी संगठन है। तो इंदिरा गांधी, ये क्या भी हो गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 45 पर चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो हमारा ये 45 नंबर जो है प्रश्न समाप्त होता है। अब हमारा 45 नंबर जो प्रश्न समाप्त होता है, यानी हमारा जो पाषाण काल का जो सवाल था 45 प्रश्न थे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक शुरू होगा, वो टॉपिक शुरू होगा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो ये हम कल लेकर आएंगे क्लास को। आज हमारा जो है जो पाषाण सभ्यता की बात किया था वो हमारा समाप्त हुआ। तो आपको अगर वीडियो सही लगे या गलत लगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अब कुछ त्रुटि हो रही है तो हम आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर और